दुनिया में यदि सबसे प्यारा कोई मुल्क है तो वो है हिंदुस्तान, और पूरे हिंदुस्तान में यदि सबसे प्यारा कोई प्रदेश है तो वो है उत्तर प्रदेश, और पूरे उत्तर प्रदेश में यदि सबसे प्यारा कोई जिला है तो वो है फर्रुखाबाद, क्योंकि फर्रुखाबाद में चलती है गंगा जमनी तहजीब। भले ही यहाँ पर जो है राजनीतिक विचार अलग अलग हो, परंतु सब एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। और इस जब से यहाँ पर लोकसभा, यहाँ पर चाहे कोई भी राष्ट्रीय पर्व हो या धार्मिक पर्व हो, चाहे चुनाव हो, सभी लोग बड़ी बेदारी से, बड़ी जीदारी से और बड़ी ही खुददारी के साथ और ईमानदारी के साथ पूरी तरह बड़े ही निष्पक्ष तरीके से मनाते हैं। तो उसी हिसाब से जैसे मान लीजिए अभी लोकसभा चुनाव यहाँ से गुजरा है, 13 तारीख को चौथे चरण में यहाँ मतदान हुआ, उसके बाद 4 जून को पूरे देश में ही जो है रिजल्ट आए, फैसले सुनाए गए। तो जैसे कि मान लीजिए हमारे फर्रुखाबाद से अगर बात करें तो फर्रुखाबाद से भारतीय जनता पार्टी के मुकेश राजपूत हैं, उन्होंने तीसरी बार जो है हैट्रिक लगाते हुए सांसद बने हैं, और विपक्ष में जो थे समाजवादी पार्टी के नवल किशोर शाह के, उन्हें बहुत ही कम मार्जिन से हराया। तो उसके चुनाव के 4 जून के बाद से यहाँ की राजनीति गर्मा गई है और चर्चाओं का बाजार गर्म है। तो इन्हीं सारी चर्चाओं को लेकर आज हमारे साथ बहुत से लोग मौजूद हैं, जिसमें कुछ सोशलिस्ट भी हैं, कुछ राजनीतिक भी हैं, भारतीय जनता पार्टी से भी हैं, समाजवादी पार्टी से भी हैं, बहुजन समाज पार्टी से भी हैं, और उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी से भी हैं। तो आइए हम इनसे चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों, बस आपसे एक ही निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके खबर को शेयर जरूर करें। तो आइए देखते हैं एक खास खबर। 4 जून के बाद जो भी चर्चाएं चल रही हैं उन पर जो हमारे साथ पैनलिस्ट बैठे हैं उन्होंने अपनी अपनी राय रखी है। तो सब तरफ खुशी है, और इस खुशी को आप कैसे लेते हैं? ये खुशी का माहौल कैसे इजहार करना? ये हमारे देश की जनता का जनमत है, उसके द्वारा जो उसको जो जनाधिकार प्राप्त है, उसने जो जनमत दिया उसको सभी ने स्वीकार किया। इसलिए खुशी की लहर सारे देश में सभी पार्टियों में है, और कुछ लोगों ने इंक्रीज किया, कुछ लोग डिक्रीज हुए। उसका कारण वो अपना मंथन करेंगे। जनता जो है वो भारत की जनता का एक अलग नज़रिया है कि यहाँ हम लोग ईमानदार और समाजवाद उसको चाहते हैं, जिसमें सामाजिक समरसता बनी रहे, ऐसी सरकार हम लोग चाहते हैं। और हमारी सभी सरकारें, जो पिछली भी सरकारें रहीं, आज जो सरकार है, ये राष्ट्र हित में ही काम करती हैं। और जो जिसके प्रति जो हर आदमी का नज़रिया अलग अलग होता है, हर व्यक्ति के दिमाग में अलग अलग विचारधारा होती है, तो विचारधाराओं का परिवर्तन है। इसलिए ये थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हुआ है, और इसीलिए सभी में खुशी है और खुशी की लहर है, और सभी लोग खुश हैं कि उनकी सीटों में बढ़ोतरी हुई। और भारतीय जनता पार्टी खुश इसलिए है, एनडीए खुश इसलिए है कि उसको 272 का आंकड़ा पूरा हो गया, और कांग्रेस खुश ये है कि उसका भी मनोबल बढ़ा, सपा खुश है, उसका मनोबल बढ़ा। मतलब सभी खुश हैं। भारत की जनता ने सभी को निराश नहीं किया, निराश नहीं। जैसे कि हम मान लो फर्रुखाबाद पे हैं, और फर्रुखाबाद से अभी हमारे जो भाजपा के प्रत्याशी और सपा के प्रत्याशी में जो इतनी करीबी फाइट थी, जिससे मान लीजिए सत्ता दल के लोग थे वो तो ये सोचते थे कि कम से कम 1-1.5 लाख का होगा, इधर विपक्ष के लोग ये सोचते थे कम से कम 1-1.5 लाख की जीत होगी, लेकिन बिल्कुल करीब से छू के निकले। ये क्या कारण? ये करीब से जो छू के निकले, तो इंडिया गठबंधन जो हुआ है जी, ये गठबंधन पहले इस तरीके का गठबंधन नहीं था। अब सभी जितनी भी विरोधी पार्टियां थी सब एक प्लेटफॉर्म पे आ गई। सब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाने का मतलब जो वोट था, जो विपक्ष का वोट था, वो वोट एक जगह कंसोलिडेट हो गया। तो उसकी वजह से इसमें मार्जिन जो है, जीत हार का मार्जिन कम हुआ, और सीटों का क्लासिफिकेशन नहीं ये लोग कर पाए सही रूप से मेरे हिसाब से, या जो मैं सोचता हूँ। तो उसके हिसाब से ये परिस्थितियां हुई कि आप देख लीजिए पूरे उत्तर प्रदेश में तमाम जगह ऐसी हैं कि जहां वोटों का जो है वोट ऑफ परसेंटेज कम हुआ है हार जीत का। इसका कारण यही है कि एक जगह जाकर के वोट जो विपक्ष के लोग थे, जिसकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से विचारधारा नहीं मिलती थी, तो वो विपरीत विचारधारा के लोग सब एक प्लेटफॉर्म पे आ गए, और वो सब कंसोलिडेट हो गया। इसलिए ये वोट ऑफ परसेंटेज का मार्जिन कम हो गया। अच्छा, एक सवाल और है कि जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में जो है बहुजन समाज पार्टी ने ये सोचा था हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, और ऐसा लग भी रहा था कि कई जगह तो उत्तर प्रदेश में ऐसा था कि कई सीटों पर ऐसा था कि त्रिकोणीय मुकाबला होगा। लेकिन इस चुनाव में 2024 के जो लोकसभा चुनाव, इसमें भाजपा कहीं दिखी नहीं, बसपा कहीं दिखी। तो बसपा ये उनकी खुद की पार्टी की नीतियां हैं,
बहन जी की, मायावती जी की पार्टी की नीति होगी, उनका क्या आंतरिक मामला है, क्यों उन्होंने इस तरीके से अपनी व्यवस्था की, ये उनका आंतरिक मामला है, उसके बारे में कुछ नहीं कहना। तारिक भाई, एक सवाल है आपसे कि जैसे मान लीजिए नीतीश कुमार हैं, वो 3 से 13 पे आने के बाद में गेम चेंजर बन गए, ठीक है। चंद्रबाबू नायडू हैं, वो भी मुख्य भूमिका में है। अगर मान लीजिए किसी कारणवश अगर को एनडीए सरकार में कोई दिक्कत परेशानी आती है और सवाल उठता है कि इंडिया सरकार अगर बनाए, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है समाजवादी पार्टी। तो अगर इंडिया की सरकार का अगर कोई प्रावधान बनता जाए कि तो अखिलेश यादव के लिए क्या सोचेगा? क्या अखिलेश यादव भी प्रधानमंत्री के दावेदार? देखिए, आपकी बात बहुत ही अच्छी है। इस वक्त देश के हालात जो हैं उसको क्योंकि मतदाताओं ने मतदान किया और परिणाम भी आ गया। इंडिया की सरकार आज बनने जा रही है, शपथ लेने जा रही है। मैं उनको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। भले ही वो मध्यावधि चुनाव हो जाए, पर अलग बात है, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार जी का जो पैटर्न है कि 12 सीटें आई, टीडीपी चंद्रबाबू नायडू को 16 सीटें मिली हैं, वो गेम चैनल बन गए हैं, एक तरीके से किंग मेकर उभरे हैं। और इंडिया का गठबंधन की जहाँ तक सवाल है, राहुल जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा पूरे हिंदुस्तान में चला। उत्तर प्रदेश में भी जो अलायंस हुआ, उसमें अलायंस का बहुत अच्छी तरीके से फायदा अखिलेश जी को मिला, जिसका जो उनको 5 सीटें थी पिछले दौर में, आज वो 38 पे पहुंच गए हैं। कांग्रेस जो है 1 सीट से थी 6 सीटों पे पहुंच गई है। ये जो राहुल जी ने जो वादा किया था, खासकर 8,500 रुपया पर मंथ के हिसाब से खटाखट जो चलने की बात थी, ईयरली 1 लाख रुपया देने की प्रत्येक महिला को, एक परिवार को, तो बेरोजगारी का आलम था, महिलाएं भी परेशान थी, कोई और नजरिया नहीं आया। तो इस तरीके से राहुल जी के विश्वास जागा था। तो आज हम जो है 45 से और 100 पे आंकड़ा पार कर लिया कांग्रेस ने। एक मैं बात काटूंगा, एक अफवाह ये भी हो रही है आजकल की राहुल गांधी ने पैसे का लालच देके लोगों को वोट दिया। नहीं, राहुल जी ने जो यात्राएं की थी, राहुल संदेश यात्रा और न्याय यात्रा जो की थी, वो फीडबैक जो मिला था, जो लोगों की समस्याएं थी, उस समस्याओं को राहुल जी ने अपने घोषणा पत्र में सबमिट किया था। उसी की भावना के हिसाब से राहुल जी ने आवाज दी। ये राहुल जी की बात नहीं, ये देश की आवाज थी, आम लोगों की आवाज थी। राहुल जी ने उसको अपने उसमें सेव किया और जिसका परिणाम आपको देखने को मिला। ये देख लीजिए आने वाला समय। आज हम बधाई तो दे रहे हैं, उन्होंने भले ही हमारे इंडिया गठबंधन के साथियों को निमंत्रण नहीं दिया शपथ समारोह के लिए। मैं समझता हूँ नैतिकता की जिम्मेदारी, अगर देखा जाए कि मोदी जी पूरी तरीके से खिलाफ हो चुके हैं, देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन उनको लोगों ने नकार दिया। एनडीए के रूप में तो वो आ रहे हैं, आपने देखा होगा पिछले मोदी सरकार अब की बार 400 पार, इस बार मोदी सरकार नहीं बल्कि एनडीए का। तारिक भाई, मेरे सवाल से आप भटक गए। मेरा सवाल ये था कि अगर हालात ऐसे बनते हैं कि एनडीए की जगह इंडिया अगर सरकार अभी नहीं, जैसे लोग चर्चा है कि कुछ टाइम बाद बनेगी इंडिया की सरकार, तो यहाँ पर अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनते हो रहे, सबसे ज्यादा सीटें लाए, एक तरीके सबसे ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन के साथ में उनका पूर्ण विश्वास है। वो एक अच्छे सहयोगी के रूप में साबित होंगे, पर उनका भी विश्वास राहुल जी के नेतृत्व में होगा। आने वाला समय अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, तो राहुल जी के नेतृत्व में, उनको मालूम है कि राहुल जी ने जो यात्राएं की, ये ऐतिहासिक यात्राएं थी। महात्मा गांधी के बाद में अगर कोई पैदा हुआ तो गांधी जी के रूप में। 13 सीटें लाने के बाद में नीतीश कुमार को जो है प्रधानमंत्री का ऑफर करा जा रहा है, तो यहाँ पर तो समाजवादी पार्टी तो बहुत बड़ी पार्टी बन के होगी। हम मानते हैं पॉजिटिव सोच। समाजवादी पार्टी में तो ये सोचेगी कि मैं प्रधानमंत्री नहीं, समाजवादी पार्टी को उनको मालूम है कि राहुल जी अगर साथ ना होते तो हम 38 नहीं पहुंच पाते। ये राहुल जी के देन है, नौजवानों की देन है, तो किसानों की देन है। तो मैं समझता हूँ राहुल जी के साथ में अखिलेश जी खड़े होंगे और उनका साथ होगा। पहली तो ये बात होगी कि इंडिया गठबंधन की सरकार जब बनेगी तो उसमें पूर्ण रूप से जो सहयोगी आएंगे, टीडीपी आएगा या नीतीश कुमार जी आएंगे, तो इनको भी मान सम्मान दिया जाएगा। उसी के साथ सामूहिक सरकार बनेगी, जनता की सरकार बनेगी। रामू भाई, जैसे कि मान लीजिए आज हमारे प्रधानमंत्री जी का शपथ ग्रहण हो रहा है, उसके बाद में जो है विश्वास मत हासिल करा जाएगा, तो
जो घटक दल हैं उनके लिए तो जैसे ये खबरें उजागर हो रही हैं कि कोई किसी को ये मंत्री पद चाहिए, किसी को मंत्रालय चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि क्या पहले जो मंत्रालय थे, जो प्रमुख चेहरे हैं भाजपा के, उन्हें उन्हीं पदों पर रहना है या अलग होना है, या फिर जो भाजपा के जो प्रत्याशी जीते हैं वो उन्हें कौन से मंत्रालय मिलेंगे या किसी पद पर रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो ये विश्वास मत हासिल होना है। तो आपकी नज़र में ये क्या है, क्या जो भाजपा के प्रत्याशी जीते हैं उन्हें कुछ मिलेगा या सब घटक दल ले जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब विरोधी पार्टी के लोग उड़ा रहे हैं। और मोदी जी पूर्ण बहुमत से एनडीए सरकार मिलके चुनाव लड़ी थी और मोदी जी ने कभी नहीं कहा कि मैं अकेले चुनाव लड़ रहा हूँ। मोदी जी ने इतना जरूर कहा था कि इस बार 400 पार, तो वो 400 पार एनडीए मिलके बताई थी, उन्होंने अपनी अकेले नहीं बताई थी। अलग बात है, उन्होंने प्रयास किया, मेहनत किया, बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, सब 100% मार्क्स लाने की कोशिश करते हैं, कभी 90 मिलते हैं, कभी 95 आते हैं, कभी कुछ होता है, किसी कारण बस ये तो 400 पार नहीं हुई, अलग बात है। लेकिन पूर्ण बहुमत में सरकार है, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और जितने दल एनडीए के थे वो पूर्ण रूप से पार्टी के साथ निष्ठावान पूर्वक लगे हुए हैं, किसी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हम आपके नीतीश जी ने खुद कहा है कि आप जितनी जल्दी शपथ ले लें उतना अच्छा है, फिर आपकी मर्जी, आप जो भी कार्य करेंगे, जिस तरीके से पार्टी को चलाएंगे उसमें हम पूर्ण रूप से आपके साथ हैं। कहीं पे भी उन्होंने नहीं, उनका खुद का स्टेटमेंट आया है कि मैं पूर्ण रूप से आपके साथ हूँ, आप कोई भी निर्णय लें। नहीं रामू भाई, ऐसा है, नीतीश जी के इससे पहले भी कई स्टेटमेंट आए और भारतीय जनता पार्टी के भी कई स्टेटमेंट हैं। जैसे अमित शाह ने भी साफ साफ कहा था कि इन जैसे लोगों से बात नहीं करनी, कभी जिंदगी में नहीं लेना पार्टी में। तो ये तो राजनीतिक मूवमेंट है। बिल्कुल आपकी बात से सहमत है, ये राजनीतिक मूवमेंट है, लेकिन फिर भी जो आदमी कभी इधर पाँव रखता है, कभी इधर पाँव रखता है, तो ऐसे आदमी पे क्या भरोसा करें? आपकी बात बिल्कुल सही है। नीतीश जी ने और नहीं, एक चीज और है कि उन्हें बराबर ऑफर दिया जा रहा है कि आप बोलिए आपको क्या चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल आपकी बात है। नीतीश जी ने जो पिछला उनका पुरानी परफॉर्मेंस रही उसका भी उन्हें सही से आकलन है कि हमने क्या गलत किया, क्या अच्छा किया। और ऐसा नहीं किसी आदमी ने अगर कोई गलतियां की हैं तो उनमें सुधार नहीं हो सकता है, और ये तो वक्त ही बता सकता है क्या सही है क्या गलत है। लेकिन मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि नीतीश जी की जो एक छवि जनता के बीच में बन चुकी है पलटी मार, अगर उन्हें ईमानदारी से अपनी छवि में सुधार करना है तो उन्हें ये सब चीजें नहीं करनी। हाँ, किसी कारणवश कोई गलत कार्य होता है उनके साथ, कहीं उनका अपमान होता है, इस कारण वो अगर छोड़ के कहीं जाते हैं तो बात सही है कि जनता की समझ, लेकिन अपने मतलब के लिए अगर छोड़ते हैं तो पलटी मार कहे जाएंगे। आने वाला ये समय होगा कि उन्हें कोई किसी रूप में विश्वास नहीं करेगा, जो उनके अपने लोग हैं वो भी विश्वास नहीं करेंगे। आज नीतीश जी अगर चुनाव लड़े थे तो एनडीए का भी तो उनको समर्थन मिला, आज उनकी 12 सीटें आई हैं तो उसमें कहीं ना कहीं भाजपा का भी सहयोग है। तो वो जिस हिसाब से उनका खुद का स्टेटमेंट आया है, मैं पूर्ण रूप से मुझे विश्वास है कि अब नीतीश जी आगे इस तरीके का कोई कार्य, क्यों उनके पास प्रधानमंत्री जी जैसा ऑफर पहुंचा, चाहते तो वो यहीं पे हो सकता था, कह देते मुझे कोई मतलब नहीं, मैं घर बैठूंगा और एनडीए की इस मीटिंग में ना शामिल होने जाते। लेकिन उन्होंने, और एनडीए के पास ऐसा नहीं है कि नीतीश जी अगर अलग हट जाएंगे तो उनके पास कोई पूर्ण बहुमत के लिए कमी है। आज उंगली उठा रहे हैं विरोधी पार्टी कि एनडीए में अगर ये कम हो गए, ये कम हो गए। अगर एनडीए में कम हो सकते तो क्या इंडिया गठबंधन में कम नहीं हो सकते हैं? इंडिया गठबंधन में भी ऐसे 20 बिच्छू बैठे हैं जो चाहते हैं कि कब हमें मोदी जी की तरफ से ऑफर मिले और हम वहां जाए। मेरी बात 101% सत्य है। मैं बहुत ज्यादा राजनीतिक व्यक्ति होकर भी नहीं अपने आप को कहता हूं, लेकिन मैं जनता जनमानस की जो बात होती है उनके बीच में उठता हूं, बैठता हूं, उनके दुख दर्द को समझता हूं। मैंने कहा था मुकेश जी आप ये सीट बहुत मुश्किल से जीतेंगे, आप गलत फहमी में ना रहे कि मनोज अग्रवाल आ गए, पंकज यादव आ गए, फलाने सिंह आ गए, ये सब दर बदलू मतलब फरस लोग हैं। जिन्होंने इन्हें खड़ा करा ये उनके नहीं रहे तो ये आपके क्या रहेंगे। और आज मुकेश जी जो इतने कम वोटों से चुनाव जीते उसमें इन जैसे लोगों की बहुत बड़ी भागीदारी रही, जो भारतीय जनता पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता था, जो खून पसीने से सींचता था, उसको बैक में रखा गया, दल बदलुओं को आगे रखा गया तो वो लोग भी सोते रहे। संविधान कहीं बदलने वाला नहीं था। इस संविधान की विरोधी पार्टियों ने
पेल के इसका सदुपयोग किया कि बदलने वाला है। उस कारण बहन जी का वोट खिसक के कुछ समाजवादी पार्टी में चला गया, कुछ लोग वोट डालने नहीं गए। अगर वही जमीनी कार्यकर्ता अगर तन मन धन से लगा होता तो उनके बीच में जाता, उन्हें समझाता, उनको बताता, क्योंकि वो कोई स्वार्थ के लिए काम नहीं करता। मनोज अग्रवाल वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए आए थे। पंकज यादव सॉरी अपनी प्रॉपर्टी जो समाजवादी पार्टी के समय कब्जाई है उससे बचने के लिए और अपने उत्पीड़न कुछ जो गलत कार्य करे उनसे बचने के लिए आई है। और भारतीय जनता पार्टी फर्रुखाबाद के अंदर बहुत से ऐसे नेता लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी का जीवन भर जिन लोगों ने विरोध किया उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के बहुत से नेताओं का संरक्षण दे रखा है। और आने वाले समय में आपको कह रहा हूं, अगर मेरा समय मिला मुझे और मैं किसी तरीके से योगी जी के पास पहुंचा तो मैं ये बात 110% बताऊंगा कि फर्रुखाबाद में कुछ ऐसे भाजपा नेता हैं जो कुछ ऐसे लोगों को संरक्षण दिए हैं जो कभी भी भारतीय जनता पार्टी की मदद नहीं करेंगे और इस शासन में वो पूरा मजा ले रहे हैं। वसीम भाई, आपसे एक थोड़ा सा ये सवाल है और थोड़ी ये जानकारी लेना चाहते हैं कि जैसे जिस तरीके से 2024 का जो लोकसभा चुनाव था उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो भी भाषण हो रहे थे तो उसमें ज़्यादातर भाषण जो है वो एक कम्युनिटी यानी मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ ही हो रहे थे। और ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि कांग्रेस ने जो अपना मैनिफेस्टो दिया है उसमें ये था कि जो सब कुछ आपकी ज़मीन जायदाद बहन बकरी मंगलसूत्र सब छीन के मुसलमानों को दे दिया जाएगा। और आज जो शपथ ग्रहण हो रहा है या इंडिया की जो सरकार बन रही है उस सरकार में मान लीजिए चंद्रबाबू नायडू जो है वो तो हमेशा मुस्लिमों के आरक्षण की लड़ाई लड़ते आए हैं, ठीक है। और उनके कुछ वीडियो भी हैं पुराने जो वायरल हुए जो वो नमाज भी पढ़ रहे हैं। तो एक तरफ तो वो मुस्लिमों के साथ आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ने वाले नेता और दूसरी तरफ मुस्लिमों का विरोध करने वाले नेता, इनकी कहाँ तक समानता रहेगी, कहाँ तक इनका मिलाप है? देखिए, सबसे पहली बात तो जो आपने ये कहा जी कि भाषणों में कोई भी हर आदमी चुनाव लड़ता है लेकिन मर्यादा में रह के काम हो तो वो अच्छा लगता है। इस चुनाव में कोई मर्यादा नहीं है। जहाँ तक जिसके भी भाषण रहे बड़े उस पर कहना बेकार होगा, बहुत अच्छे नहीं रहे। नंबर दूसरी बात, जैसे आपने नायडू का जिक्र करा, नीतीश कुमार का जिक्र करा, ये दोनों लोग इनको हम ये जानते हैं कि ये मुस्लिम के बल पे चुनाव लड़के जीत के आते हैं। यहाँ पे गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से है। भारतीय जनता पार्टी को अपने प्रोग्राम में ये जो मनमानी वाले होते थे वो नहीं चला पाएंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि ये लोग जो है उसमें अड़ंगे लगाएंगे। जिस तरह से आज़ाद होके भारतीय जनता पार्टी काम कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी काम कर रही थी, तो वो आप मान के चलिए उस तरह से नहीं कर पाएगी खुल के, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैसाखी पे है, ना कि इनके जिस तरह से 2 बार ये फुल बहुमत से आए, इस बार समर्थन से है। और समर्थन भी ऐसा है कि जो अपने अपने इलाकों में मुसलमान को नहीं खोना चाहते हैं और उनका बेस वोट मुस्लिम है। तो इस चीज़ को जहन में रख के उनको कार्य करना पड़ेगा। जहाँ तक प्रधानमंत्री जी का सवाल है, प्रधानमंत्री जी को अपने उसूलों में बदलाव लाना पड़ेगा। अच्छा चलिए मादी जी, जैसे आप फर्रुखाबाद से हैं तो फर्रुखाबाद पे थोड़ा आ जाते बात कर रहे थे। चुनाव से पहले आपके बड़े बड़े दावे थे कि नवल किशोर शाह के 2 लाख वोटों से आगे जीतेंगे, 2.5 लाख वोटों से जीतेंगे, हैं फिर लास्ट में आते आते कि कम से कम 1 लाख वोट से तो जीतेंगे। कहाँ गए आपके 1 लाख और 2 लाख के मुकाबले? देखो, जहाँ तक नवल किशोर शाह जी का हुआ है, उनको एक भ्रम पैदा हो गया था कि हम चुनाव जीत रहे हैं। तो उन्होंने जो सपा के स्तंभ थे, जो मजबूत व्यक्ति थे, उनसे ही संपर्क नहीं करा। जैसे एक आध नाम बताओ, बहुत नाम है सपा के, ऐसे नाम है, चर्चित नाम है कि जो अगर सपा का कहीं पे कोई प्रोग्राम होता है तो वो यूनुस अंसारी का नाम आता है। क्या समझे? उनको उन्होंने दूर रखा। कोई भी चीज़ है, मैं किस किस का नाम लूँ, उन्होंने किसी से संपर्क साधना ही नहीं चाहा। उन्होंने
4-6 आदमियों पे रह के चुनाव लड़ा। अगर यही सबसे मिल के चलते वो ये नहीं जान पाए कि कांग्रेस के पदाधिकारी कौन है या कांग्रेस के लोगों से मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, यही अगर जीत 50,000 की हो जाती तो आज नवल किशोर शाह यहाँ के MP होते। लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं चाहा कि किसी भी पदाधिकारी से मिलने या फोन पे ही बात कर लें। उनको घमंड बहुत हो गया और ये घमंड का नतीजा है। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि जैसे जीत का श्रेय लेने वाले तो कई थे, तो नवल किशोर शाह को उनकी जीत का श्रेय लेने वाले तो बहुत सारे लोग थे। क्या उनकी हार का श्रेय लेने वाला भी कोई है कि आखिर क्यों हारे? उसकी जिम्मेदारी जैसे हम लेते हैं, ये कोई नहीं बताएगा आपको, ये कोई नहीं बताएगा। जीतने के संग में सब होते हैं और हारने के संग कोई नहीं होता है। उन्होंने जो भी अपने शुभ चिंतक लगाए थे उसमें कोई भी ऐसा आदमी नहीं था कि जो आज अफसोस कर रहा हो या किसी का बयान आया हो। नहीं आया। क्यों नहीं आया? प्रत्याशी का भी कोई बयान नहीं। उसका मेन कारण ही यही है, उसका मेन कारण ही यही है कि वो उसी में भ्रम में थे कि हम चुनाव जीता। गुरु भाई 4 जून को जो है लोकसभा चुनाव के परिणाम आ गए, समाजवादी प्रत्याशी जो है पिछड़ गए, भाजपा के जो है मुकेश राजपूत को तीसरी बार हैट्रिक लगाते हुए सांसद बन गए। आज तकरीबन 9 तारीख है और 9 तारीख के मतलब जिसे भारतीय जनता पार्टी ने जो सांसद जीते हैं उन्होंने अपना जनता से आभार व्यक्त करा। तो क्या जीतने वाले की जिम्मेदारी होती है या हारने वाला भी आभार व्यक्त करता है? आज 9 तारीख हो गई, ना तो किसी पार्टी कार्यकर्ता ने, ना जिला संगठन ने और ना ही तुम्हारे प्रत्याशी ने अभी तक कोई प्रेस वार्ता करके जनता का बिल्कुल आभार व्यक्त नहीं करा। ये क्या कारण? ये क्या वजह? खाली वोट दे दिया, बात खत्म हो गई। सबसे पहले मैं यूपी क्षेत्र के दर्शकों का इस्तकबाल करता हूँ जी, और आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इस चुनाव में जितना आपने मेहनत किया शायद उतना ही मेहनत प्रत्याशियों ने किया कवरेज करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। जो आपने सवाल किया है, तो यहाँ से तीसरी बार आदरणीय मुकेश राजपूत जी चुनाव जीते हैं। जैसे भी जीते हूँ मैं उन्हें भी बधाई देता हूँ। रह गई प्रेस वार्ता की बात, तो शायद फेसबुक के माध्यम से, हालांकि मैं फेसबुक पर बहुत कम रहता हूँ, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन अभी बहुत से लोग हैं फेसबुक नहीं तो वो शायद हमारे प्रत्याशी ने बधाई दे दी है। और ये जिम्मेदारी तो जिलाध्यक्ष की होती है कि उनको एक समीक्षा बैठक करनी चाहिए थी कि कहाँ पे हमारी कमी रह गई, और क्या हम करते। जैसे कि चुनाव जब पार्टी है तो होती रहेगी, अभी लोकसभा हुआ है, फिर विधानसभा होगा, जिला पंचायत होगा, फिर विधानसभा होगा, तो ये तो रूटीन है चुनाव। तो उसमें समीक्षा बैठक होनी चाहिए थी और उसमें खुल के बात होता बंद कमरे में। लेकिन अब तक शायद जिलाध्यक्ष को टाइम नहीं मिल पाया है। टाइम नहीं मिला या सदमे में? नहीं, शायद टाइम नहीं मिल पाया होगा। लखनऊ बधाई देने गए होंगे, वहाँ दिल्ली में भी सब जोड़ तोड़ चल रही है कि जिलाध्यक्ष वरिष्ठ हैं काफ़ी, तो हो सकता है कि उनके अनुभव की आवश्यकता हो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की, तो वो वहाँ हों, तो ये भी कारण हो सकता है। अच्छा चलिए, अब जो भी हुआ जैसा भी हुआ वो तो चलो ठीक है, हो गया। जैसा कि ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था और दावेदारी हो रही थी कि नवल किशोर शाह के लगभग 1 लाख 1.5 लाख वोटों से जीतेंगे जी, सभी का ये अनुमान था। आखिर क्या ऐसे कारण बने कि मामला इतने करीबी तो हुआ और पिछड़ गया? देखिए, हमारे प्रत्याशी जो हैं वो पेशे से डॉक्टर हैं और बाई बर्थ नेता नहीं हैं। जैसे अभी हमसे पहले आपने एक इंटरव्यू हमारे छोटे भाई का लिया, तो वो बाई बर्थ नेता है। उनके पिताजी भी नेता थे और वो छात्र संघ की राजनीति से आए, छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे, तो ये बाई बर्थ नेता हो गए। जैसे हम हैं, तो हमारे घर में तो राजनीति नहीं थी, लेकिन हरकेवल जी के अगुवाई में बहुत बाल अवस्था से हम भी नेतागिरी में आ गए थे और सन 80 में गोरखपुर विश्वविद्यालय के जनरल सेक्रेटरी थे, तो मैं भी बाई बर्थ हो गया। वो बाई बर्थ नहीं है वो डॉक्टर। तो उनको कुछ शीर्ष नेतृत्व से कुछ लोग आए थे और थोड़ा सा टाइम बढ़ जाएगा। आपने देखा हो कि किसी कोई बीमारी हो और उस बीमारी की स्पेशलिस्ट के यहाँ वो पेशेंट भर्ती है और कोई गांव का आदमी जाकर कह रहे तुम यहाँ बिला वजह पड़े हो, वहाँ तो वो बिरवा देता आदमी ठीक हो जाता है, तो वो बिरवा के पीछे भागने लगता है। वैसे ही हमारे प्रत्याशी जो थे वो बिरवा के पीछे भागने लगे। जैसे कि वो
विनीत कुशवाहा जो उनको सौजाती थे, उन पर उनको ज़्यादा भरोसा था। उनके साथ हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष और वो भी यहाँ के प्रभारी थे कादरी साहब, जी जी जी, तो वो उन पर भी भरोसा था। जिला अध्यक्ष जी, ये 3-4 लोगों के बीच में वो चुनाव लड़ते रहे। आपका मकसद है बाहरी लोगों पर भरोसा था? जी 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 जी, मतदाता और हम मतलब जो यहाँ के जो कार्यकर्ता थे, हाँ, किसी भी विंग के जिला अध्यक्ष से आप बंद कमरे में बात कर लीजिए, वो संतुष्ट नजर नहीं आएगा। अगर ये यहाँ पे जिस तरह से बीजेपी के लोगों ने एक रणनीति के तहत यहाँ चुनाव लड़ा, अगर वैसे जमीन पे हम लोग चुनाव लड़ते या हाई फाई लोगों के चक्कर में नहीं पड़ते, तो हमारी मार्जिन इतनी होती कि ये 2000-3000 या ये रोना नहीं पड़ता कि बेईमानी हो गई या फलाना हो गई, 1 लाख की गैप से हम चुनाव जीत रहे होते। और जो ये लोग कह रहे हैं, हालांकि मैं तो शासन प्रशासन को भाई बधाई दे चुका हूँ, इसलिए मैं शासन प्रशासन को तो वो घटते 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 तमाम ऐसे कैंडिडेट हैं हमारे जो लाखों वोटों से जीत रहे थे, घटते 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 वो 50,000 से जीत गया, तो 29,000 से जीत गया, जैसे 4400 से एक हमारी सीट निकल गई। उनकी मार्जिन बहुत थी, लेकिन यहाँ मार्जिन हम ले ही नहीं पाए थे, इसलिए कि हम अच्छा। और एक बहुत कड़वी और सच्ची बात हम आपको कहें, जो हमारी पार्टी को हो सकता है कि पार्टी के हमारे तमाम लोगों को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को छोड़ के शायद सब लोग बड़ा ताजुब करें, ये जो एक हवा थी कि नवल किशोर जी के अगुवाई में शाक्य समाज को पागल हो गया है और 100 वोट में 101 वोट डालने को, ऐसा नहीं हुआ। और हमें, हालांकि ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि जहाँ हमें एको वोट नहीं मिलता था, हमें 60 से 65% ही शाक्य समाज का वोट मिला। इसका एक जीता जाता उदाहरण बता दूं, 1,15,000 या 1,24,000 वोट हमारे पिछले विधानसभा में हमारे प्रत्याशी को मिला था अलीगंज से। अगर 100 में 100% शाक्य समाज ने दे दिया तो 10, 20, 50,000 तो वहाँ शाक्य समाज होगा, और उनका प्रत्याशी था तो उसका 70% वोट पड़ा होगा। तो वहाँ उनको कम से कम 1.5-2 लाख वोट मिलना चाहिए था। कायमगंज में आ जाइए, कायमगंज में 60,000 शाक्य समाज है और 98,000 आदरणीय सर्वेश्वर अम्बेडकर जी को वोट मिला था, तो वहाँ तो कम से कम 40,000 वोट बढ़ जाना चाहिए था। वहाँ भी 31 से 40 वोट मिलना चाहिए था। अमृतपुर का जो रोना रोया रहा है 50-60,000, वहाँ भी शाक्य समाज है। 80,000 वोट हमारे डॉक्टर जितेंद्र यादव जी को मिला था, और 50-60,000 वोट है। अगर 80% अगर वोट पड़ गया होता और उसका हमें 100% मिल गया होता तो वहाँ भी 1.25 लाख होता। जो एक दिखावा, जो ये एक नैरेटिव सेट कर दिया था विदेशी हमारे नेताओं ने, ये एकदम ये तो पागल हो गया है, मुसलमान की तो मजबूरी है, तो मुसलमान की तो मजबूरी है ही कि भाई हम कहीं जा ही नहीं सकते थे, क्योंकि सबको विकल्प नहीं था, तो हमने तो 100 में 100% अपना वोट दे दिया। और यादव समाज भी हमें लगता है कि कम से कम 98% वोट दिया। 1-2 बड़े जो नेता जो यादव समाज के कहीं और चले गए थे, तो वो 2-4% काट पाए। तो सबसे बड़ी बात यह कि शाक्य समाज पे जितना भरोसा था, और जो हमारी विदेशी आकाओं ने आके जो भरोसा भर दिया था और इतना ज़्यादा गुमराह हमारे प्रत्याशी कर दिया था कि उनको ज़मीन पे आने ही नहीं दिया। अभी एक जिस दिन चुनाव हारे थे, तो एक कोई समाजवादी ने, आपने एक खबर भी चलाई थी कि बंथल शाहपुर में मीटिंग और उमर को नहीं मालूम, सोता बहादुरपुर में मीटिंग यूनुस अंसारी को नहीं मालूम, शमशाबाद में मीटिंग नदीम अहमद फारूकी को नहीं मालूम, नवाबगंज में मीटिंग और डॉक्टर जितेंद्र को नहीं मालूम। कहना मकसद ये जो लोग हैं ये स्तंभ हैं फर्रुखाबाद। तो ये जो विदेशी जो उनको मैं अब आक्रांता कह रहा हूँ, वो आए और इतनी गुटबाजी किए, खासकर हमारे जो मौलाना जी जो आए थे, एक मुस्लिम मोहल्लों में उन्होंने 12-12, 14-14 ग्रुप बना दिया। आपको बताएं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जो पहली बार जब उनका यहाँ यात्रा हुआ, तो ग्राम सभा सोता बहादुरपुर में 60 मीटर में 3 जगह उनका स्वागत किया गया। हाँ, जबकि वहाँ अकेले स्वागत, ये सब कादरी जी की मेहरबानी थी। बड़े पद पे हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रोज मिलते जुलते हैं। हाँ, तो एक ऐतिहासिक मुहावरा नहीं कि रानी से कौन गए कि झाँप ले। हाँ, तो उनकी कौन कहे, हाँ, किसको सुनाए, कौन सुनेगा, किसको सुनाए, इसलिए चुप रहते हैं, आंख से आंसू गिर ना जाए इसलिए चुप रहते हैं। हाँ, तो ये आक्रांताओं ने आकर चुनाव हरवा दिया। वह नया चुनाव जो हमारे मेरे संबंध है, देखिए सच्चाई ये है कि मुकेश राजपूत जी से, चूँकि हमारा 2000 में उनसे संपर्क हुआ था जिला पंचायत के चुनाव में, तो वो हमारा संपर्क है और दुआ सलाम भी है, सामाजिक संबंध भी है। तो वो उनको और इसलिए हमने बधाई दिया। जी, आपसे थोड़ा जरा सी ये जानकारी लेनी थी कि जैसे कि मान लीजिए फर्रुखाबाद में 3 प्रत्याशी थे, और जहाँ तक मेरा मानना है कि लगभग अपने फर्रुखाबाद जनपद की अगर बात करें तो पंडित जी लड़े थे, उनके शायद दुबे जी पहले अपने यहाँ के सांसद, हाँ मूलचंद दुबे जी जो है वो
उन्होंने ही शायद हैट्रिक भी मारी थी। हाँ, तो नहीं, उनका रिकॉर्ड आज जो है आज इन्होंने मुकेश राष्ट्रपति ने तोड़ दिया और लगभग 60 साल बाद, जी 50 या 60 साल बाद कोई श्रवण समाज कहें या ब्राह्मण समाज से कोई अच्छी पार्टी से, यानी बसपा से प्रत्याशी भी आए थे और ये चर्चाएं थी शहर में कि त्रिकोणीय मुकाबला होगा। लेकिन ऐसी क्या वजह रही, क्या कारण रहे कि किसी मतलब इतनी बड़ी पार्टी भी थी और इतना बड़ा चेहरा भी था, छोटा मतलब क्रांति पांडे मतलब मोहताज नहीं थी किसी की कोई परिचय के, लेकिन फिर भी उन्हें दरकिनार कर दिया गया और फाइट 1-1 हो गई। ऐसा क्या कारण रहे? ऐसा कोई विशेष कारण नहीं रहा। 40,000 पर विधानसभा, 5 विधानसभा में जाटो वोट जी ठीक है। तो 5 विधानसभा कितना हो गया? 5 2 लाख हो गया और 50% 55% वोटिंग हुई है। 1 लाख वोट पड़ा होगा ज़्यादा जाटा की बात करना। ठीक। तो दरकिनार ना करके हमारे जाटा बरादरी ने पूरा सपोर्ट किया। तो बहन जी का बेस वोट मेन जाटा ही माना जाता है, वो पूरा सपोर्ट मिला उसको। अब बाकी जो रह गया 40% वो तितर बितर हुआ, कहीं संविधान के नाम पे चला गया, या संविधान खतरे में, संविधान खतरे में, संविधान कहीं नहीं खतरे में। किसी माई के लाल में ताकत नहीं है, किसी पार्टी के नेता में ताकत नहीं कि संविधान बाबा साहब का बनाया हुआ है कि संविधान को कोई नष्ट कर दे। ये मैं नहीं मान सकता। जिस दिन संविधान नष्ट होगा उस दिन हर जाति कौम का आदमी सड़कों पर उतर आएगा, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान सबके लिए लिखा है। हिंदू मुस्लिम से ईसाई ठाकुर पंडित बनिया धोबी दानव भंगी चौहान है गड़िया पासी सबके लिए लिखा उन्होंने। जातियाँ सबकी हैं, औरतों को महिलाओं को उन्होंने कितना योगदान दिया। स्तन ढकने का अधिकार बाबा साहब ने दिया, स्तन खुले रहने से, पीछे झाड़ू आगे मलैया थी, क्यों साहब ये सब बाबा साहब ने सब खत्म करके, तो बाबा साहब के संविधान को कोई खत्म नहीं कर सकता। एक नारा दिया हमारे इंडिया गठबंधन ने, वो एक सगुफा था, किसी झांपे में लोग आ जाएं जो हमारे गरीब हैं, अनपढ़ गाँव देहात के लोग हैं, खाली संविधान जान रहे हैं, ये झांपे हमारे वोट मिल जाए। तो वही हुआ, इसलिए हमारे क्रांति पांडे जी का वोट कटा। क्या ये तो बेचारे कहीं है नहीं। और उसके साथ ये ड्राबैक ये रहा कि 2 महीने उसे टाइम नहीं मिला, उसको टाइम बहुत कम मिला, टाइम पीरियड काफी कम, टाइम पीरियड उसके लिए बहुत कम था, इसलिए और वो कहीं जा नहीं पाया और कोई वजह नहीं थी। और संविधान के चक्कर में वो बेचारे मारे गए। अच्छा, संविधान के चक्कर मारे गए या पीडीए का फार्मूला चलिए? पीडीए का फार्मूला क्या चला? पीडीए कोई फार्मूला नहीं चला। कभी उत्तर प्रदेश में इतनी सीटें आई नहीं और समाजवादी पार्टी तो बहुत बड़ी नंबर 1 पार्टी बन के उभर गई। हाँ, नंबर 1 पार्टी है। तो किसी ने वोट दिया कांग्रेस को, किसी ने वोट दिया सपा को, किसी ने संविधान के नाम को दिया, तो दोनों को फायदा हुआ। कांग्रेस भी बड़ी, सपा भी बड़ी, दोनों बड़ी। और लोग जो कहते हैं कि बहन जी बी टीम, तो बी टीम नहीं है ना 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 ना। 16 सीटें ऐसी है जिसपे बहन जी के अच्छे वोट मिले, तो वो जो हारी हैं 16 सीटें वो बड़ी आगे उनकी। भाजपा की 11 सीटें ऐसी, एक सेकंड भाई 11 सीटें जो हारी हैं उस पर अगर उनको जो वोट मिला 1 सवा लाख बहन जी को, अगर वो माइनस कर दिया जाए तो हमारी सपा हार जाएगी। वो 11 सीटें सपा जीतती है। तो ऐसा नहीं है कि हाय बसपा अपने अकेले दम पे चुनाव लड़ी है और अकेले दम पे खड़ी। मानव काशीराम साहब का कहना था क्या कि मुझे मजबूत सरकार नहीं चाहिए, मुझे मजबूत सरकार चाहिए। तो आज अब बहुत खुश हैं कि मानव साहब का कहना हो रहा कि सरकार मजबूत बन गई, मजबूत सरकार। हाँ, मतलब जैसे ऐसा है कि जैसे आप कह रहे थे कि 16 सीटों पर फाइट की, तो एक तरीके से ये भी खबरें चल रही हैं कि अगर 16 सीटों पे मायावती जी अगर नहीं आती, मायावती ने जो चेहरे उतारे हैं वो गठबंधन को कमजोर करने के लिए उतारे। अगर 16 सीटों पे अगर ऐसी फाइट नहीं होती तो बसपा प्रत्याशी अच्छे खासे वोट लेगा। अगर प्रत्याशी कमजोर होता या कुछ भी होता, ऐसे प्रत्याशी रहे कि जो इंडिया गठबंधन को नुकसान करा इतने वोट लेने के बाद में 16 सीटें ये हार गई। ये ऐसी चर्चाएं हैं, तो ये कहाँ तक सच है? नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। बहन जी अपने बल पे लड़े और ये अफवाह है, पार्टी कंट्रोल करने के लिए लोग अफवाह फैलाते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। और जाति समीकरण के हिसाब से लोगों ने वोट दिया और बसपा की जो सीटें हारी ना सबसे नंबर नहीं जाते था, वोटा परसेंटेज बढ़ा, लेकिन वो पीछे पार्टी नहीं, वोटा परसेंटेज तो बढ़ा हमारे लिए, मगर वो नंबर नहीं जो हमारे कैंडिडेट नहीं दी। अच्छा, चंद्रशेखर जी के बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने 1 सीट थी, नगीना से 1 सीट मिली और वहाँ भारतीय जनता पार्टी मतलब सभी प्रत्याशी थे एक तरीके से और बहुत बढ़िया तरीके से बहुत शानदार सीट जीत हुई।
तो थोड़ा अपने लहजे में अपने तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद के लिए क्या कहेंगे? ये चंद्रशेखर क्या आने वाले वक्त में बसपा की जगह आज़ाद समाज पार्टी लेने वाली है? ऐसा तो नहीं है, हम कह सकते हैं अभी, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद हमारे समाज का लड़का है। मैं जाटव समाज से हूँ, वो भी जाटव से है, इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो समाज के लिए काम करता है। चाहे वो जाटव समाज का हो, चाहे मुस्लिम को हो, चाहे हिंदू, कोई भी समाज का कहीं भी दंगा फसाद होता है तो वो चला जाता है, भीड़ में अड़ जाएगा, जाके जेल चला जाएगा, मार भी खाएगा, लाठी भी खाएगा, इसलिए उसको लोग पसंद करने लगे हैं। अभी एक इंटरव्यू अब रहा ये कि चंद्रशेखर बीएसपी के आगे भविष्य में नेता बनेंगे, ये अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि नेता कौन बनेगा बीएसपी का। नहीं, बीएसपी से नहीं मतलब नहीं है, क्या जो दलित समाज के नेता अब क्या चंद्रशेखर बन के उभरेंगे अपनी आज़ाद समाज पार्टी के जरिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो जो लोग हमारे जैसे लोग हैं बीएसपी में हैं, बीएसपी में ही रहेंगे। वो एक अलग चीज़ है कि चंद्रशेखर बन के उभरे जी, वो एक अलग बात है। हाँ। लेकिन जो अभी लोग देख रहे हैं, कयास लगाए हैं कि अब तो बसपा खत्म, तो भाईजान कोई पार्टी कभी होती ही नहीं है। अभी 15 साल भाजपा वाले सब खत्म थे, अब फिर आए, एक दिन ये भी खत्म हो गए। जो दशा भाजपा की है वो दशा वो बीएसपी की है, वो दशा सपा की भी होगी, वो दशा भाजपा की भी हो, कांग्रेस की भी। ये तो देखिए उतार चढ़ाव है समय के हिसाब से कि जनता की नस और मूड मन नेता पकड़ता है। तो माननीय योगी जी ने जनता की नस पकड़ ली है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, आगे बधाई देता हूँ उन्हें प्रधानमंत्री, और मैं माननीय उनके राष्ट्रपति जी को बधाई देता हूँ, प्रधानमंत्री वो बने, मिनिस्टर बने, उनकी सरकार में जाकर सांसद तो बन ही गए हैं। बाकी जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूँ गांधी पांडे को, हमारे समाज के लोगों ने वोट देके यहाँ तक पहुँचाया, वरना उनके वोट नहीं मिलते। रिजवान भाई, अभी जो है मान लीजिए हमारे नवनिर्वाचित कहें या तीसरी बार हैट्रिक लगाने वाले सांसद जी कहें, अभी जीतने के बाद उनका जो है हमारी सदर तहसील टाउन हॉल पे स्वागत समारोह हुआ, अभिनंदन करा वहाँ पे अधिवक्ता हूँ। वहाँ पर एक तो बयान दिया था कि जो पिछले कार्यकाल में उनके जो कार्य बाकी रह गए हैं जिले के, पूरी लोकसभा में जो काम होने थे वो तो होंगे, लेकिन उन्होंने सर्वप्रथम कहा था कि इस बार हर कीमत पे सबसे पहले फर्रुखाबाद का नाम बदलना। तो फर्रुखाबाद का नाम यदि अगर बदला जाता है तो आपकी नज़र में क्या फर्रुखाबाद की तरक्की हो सकती है? सबसे पहले तो यूपी 76 के सभी व्यूअर्स को हमारा तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छा कि आपने भी बहुत अच्छी, वाकई में सच्ची पत्रकारिता देना। तो तमाम नहीं, ये तो- यूट्यूबर घूम रहे हैं गली कोनों में, इन आदमी को कोई देखता भी नहीं। मेरे पास आती हैं वोटें को डिलीट मार देते हैं, लेकिन जब आपका कोई वीडियो आता है तो देखते हैं कुछ मसाला होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और वही सवाल मुझे आप पूछिए, हमारे बड़े भाई हैं। बड़े भाई क्या हमारी और उनकी डेट ऑफ बर्थ एक ही। एक दिन वो दरगाह सत्तारिया पे आए थे, ये भी कुछ नहीं थे, तो प्यारे भाई है वहाँ के ज़्यादा नशीन हाथी का है, तो उनका एक बेटा डेट ऑफ बर्थ तो उन्होंने 1968 बताई थी। 1968 मेरी भी डेट ऑफ बर्थ, तो लगभग बराबर 2-4-6 महीने का डिफरेंस होगा। सबसे पहले तो मुकेश जी को तीसरी बार हैट्रिक मारने की हार्दिक बधाई, और उन्हें मशवरा देंगे इस बार इस बयान की 30 है, अब से नहीं, इस साल भर पहले की चिट्ठी दी शासन को कि फर्रुखाबाद का नाम बच्चा बना दिया, जो कि मुमकिन है। सदर विधायक मेजर सुनील दत्त का, जिनके वालिद साहब को मैं खुला वोट देता था, ऐसे करके बिरवा जी ने भी कोशिश की थी, भाग के 3 भाई। फिर उस मिसाल का क्या होगा जो पूरे देश के वर्ल्ड में मशहूर है, खुला खेल फर्रुखाबादी, इससे महरूम रह जाएगी फर्रुखाबाद की जनता। तो मुकेश जी ध्यान न भटकाएं, यूथ के लिए काम करें, क्षेत्र के विकास के लिए काम करें। इनके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कई मीटिंगों में कहते थे हाईवे से जोड़ेंगे, नगर पालिका के चुनाव में भी काम करेंगे, अभी तक काम नहीं किया। फतेहगढ़ लगभग 2 लाख की आबादी में क्षेत्र विस्तार हो रहा है। शासन की नीति कहती है जहाँ भी 5000 की आबादी है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। इतनी लंबी बिल्डिंग पड़ी हुई है, कम से कम
भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित सांसद और 4 विधायक, 1 MLC, इनसे हमारी मांग है आपके चैनल के माध्यम से कम फतेहगढ़ में 100 बेड का अस्पताल अतिशीघ्र चालू कराने की दिशा में कदम उठाएं एक बार, जिससे यहाँ के लोगों को आसपास फतेहगढ़ जिला अस्पताल में इटावा तक के मरीज आते थे हमारे बचपन में, यहाँ पे अच्छे डॉक्टर रिक्रूट कराएं, लोगों को इलाज मिले। और NDA सरकार को, मोदी जी को मैं बधाई दूंगा कि इस देश का हिंदू बहुत बोला है, ज़्यादा दिनों तक नफरत की राजनीति को बर्दाश्त नहीं करता। उसी का ये उदाहरण है जो बहुमत से दूर कर 10 साल बहुत हो गई, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान इस बार कुछ ऐसा भी दिखा है। ये नहीं, ये उसी का नतीजा है। जो सेकुलर दहल का हिंदू है हिंदुस्तान का टूट गया, तो इन्हें ला के बैसाखी को काम आज मंथन करें माननीय नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी टीम। क्षेत्र के विकास की बात करो ना, रोजगार पैदा करो, एक आज फैक्ट्री लाओ फरकाबाद में, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। सारे MLA आपके, 1 MLC, चेयरमैन भी आ गए भाई, चेयरमैन भी आ गए। आज तक डिवाइडर नहीं फरकाबाद में, कोई बात नहीं है कि बुजुर्ग लोग जो आके टहलने चले जाएं, कुछ है फरकाबाद में घूमने जो 50 साल पहले था भैया। तो मेरी बधाई है तीसरे कार्यकाल के लिए, लेकिन हिंदू मुस्लिम पता छोड़ें, गाँव की नौकरी को विचार करें। अब हिंदू मुस्लिम की राजनीति का अच्छा, मतलब आपका अध्याय खत्म हो चुका है। आपका कहना मतलब ये है कि जो आम पब्लिक के लिए जो उनकी सुख सुविधाओं के बारे में ख्याल करें, जिले की तरक्की के बारे में ख्याल करें, लेकिन जैसे वो बार बार ये लफ्ज उठ जाता है कि फरकाबाद का नाम बदल दिया जाएगा, पांचाल नगर रख दिया जाएगा, मतलब इस पर कोई तरक्की नहीं दिखती। कुछ नहीं होना, ना बदला जाएगा, इससे मुतमईन रहो। कुछ RSS विचारधारा थे नवयुवक, उसमें भी हमारे भाई हैं, वो लोग अपनी एक मुहिम चला रहे हैं कि पंचाल नगर करते हो, भीष्म नगर करते हो। पहले तो आप ही लोग हैं, हो जाओ, होना क्या नाम से क्या बोलते। अच्छा, मतलब काम करिए ना। ये सगुफा है। फिरवा जी भी चली गई बेचारी, अल्लाह की प्यारी हो गई, उन्होंने भी कोशिश की थी मतलब नाम बदल। आपका कहना मतलब है ये सगुफा है जो जब पब्लिक सुस्त हो जाती है या राजनीति सुस्त होती है, स्पिरिट पैदा करने के लिए इस टाइप के मसले ये उछाले जाते हैं। फरकाबाद का नाम फरकाबाद रहेगा, नहीं बदलने जा रहा। और यदि बदला गया तो उसका सपोर्ट करते हुए सामाजिक संगठन जो सेकुलर सोच के लोग हैं, हिंदू मुसलमान, उर्दू। तो दोस्तों, आपको हमारी ये खबर कैसी लगी और हमें इतना प्यार देने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में और किसी नए पैनलिस्ट के साथ, किसी नए राजनीतिक व्यक्ति के साथ, किसी और खबर में। तब तक के लिए जय।